अभी तक मैम हमने कुछ खास किया नहीं है। हाँ वो बात सही, लेकिन मैंने बहुत बकबक बातें की की है यार, इतना सब मैंने बताया था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, चलो नो प्रॉब्लम। मैं बता रही थी वेटलेसनेस। वेटलेसनेस आप लोग पहले भी सीख चुके हो चैप्टर नंबर 5 में, जहां पे हमें mg-g मिला था। लिफ्ट का केस, लिफ्ट का वायर कट कर दो, लिफ्ट नीचे गिरती गिरती आती है तो हमें लगता है हम हवा में फ्लोट कर रहे हैं। इट इज नथिंग बट वेटलेसनेस। स्पेस स्टेशन में आपने एस्ट्रोनॉट्स को ऐसे घूमते हुए देखा होगा, हवा में उड़ते उड़ते फ्लोट करते करते देखा होगा। जब वो हवा में फ्लोट करते हैं तो क्या होता है कि एक्चुअली हमारी सैटेलाइट्स हर टाइम पे फ्री फॉल कर रही होती है अर्थ की तरफ, हर टाइम पे। बट वो फ्री फॉल का ट्रेजेक्ट्री ऐसा होता है कि वो ट्रेजेक्ट्री ये फॉलो कर रहा होता है, कर वो फ्री फॉल रही है लेकिन ये ट्रेजेक्ट्री ऐसा फॉलो हो जाता है उसके अंदर, राइट। तो ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते करते, सिंस इट इज फॉलिंग विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और हमारे खुद पे भी जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो है g, तो नेट वेट वुड बी इक्वल टू mg-g विच इज इक्वल टू 0, जहां पे मैम ये वेट, ट्रेजेक्टरी का पाथ एलिप्टिकल है। अगर अर्थ को आप एलिप्सॉइड मानते हो तो एलिप्टिकल है, अगर आप अर्थ को स्फेरिकल मानते हो तो ये सर्कुलर होगा, ये ठीक है। मतलब उसका ऑर्बिट का शेप है या फिर ये अर्थ किसका, का शेप? सैटेलाइट, सैटेलाइट कह रहा हूँ। वैसे हम सर्कुलर मान के चलते हैं, जितने भी हम डेरिवेशंस करते हैं वी कंसिडर इट टू बी सर्कुलर मोशन ओनली, तो थियोरेटिकली तो वैसा ही, बाकी और कैलकुलेशंस कर करके आ जाएगा, ठीक है। So apparent weight is the condition where we don't feel our weight, we float in the air, or the net acceleration acting on us is 0. ये केस होता है वेटलेसनेस का। इसके बाद जो मेरे को हेतवी ने बोला एक डेरिवेशन बाकी है, उस डेरिवेशन में वैसे तो कुछ खास है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ऑर्बिटल वेलोसिटी डिराइव कर रखा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी? √gme/re+h। √gme/re+h। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है? 1/2 mv²। हाफ mv²। तो ये अगर मैं सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी की बात कर रही हूँ तो दिस इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड दिस इज द वेलोसिटी बाय व्हिच इट इज मूविंग। हाफ की जगह हाफ, m की जगह m, v0² की जगह मैं लिखूं तो gme/re+h, तो ये बन जाएगा gme/re+h। फिर आप लोगों ने एक और फॉर्मूला डिराइव कर रखा है विच इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बोलो क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? mgh। नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। -gm/m/r gm1। हाँ mm भी चलता है, चलेगा यहाँ ना, mm इज ऑल्सो पर वो ओके। फिर गलती हो जाती है नहीं कोई बात लिखने नहीं, में। -gm1m2/r। potential energy would be equal to -g mass of earth into mass of satellite upon what is the distance between the center of earth and center of satellite? that would be re+h, क्योंकि मैं h हाइट पे ले जाके उसको लॉन्च करती हूँ। टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें क्या बोलेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दो, आपको मिलेगा gmem/re+h माइनस gmem ये मैंने कुछ मिस कर दिया, यहाँ पे 2 था, माइनस gmem/re+h। सो इन दोनों को ऐड किया, देखो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है बताओ मुझे। gmem/re+h मतलब ये हाफ पूरा कॉमन, -1। यस। अंदर बचेगा हाफ -1। व्हाट इज हाफ -1? हाफ माइनस नहीं, हाफ, -हाफ। हाँ। तो टोटल एनर्जी वुड बी इक्वल टू
माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 टाइम्स आर ई प्लस एच, माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 टाइम्स आर ई प्लस एच। फेयर इन नो, ऑल राइट, ये हमारे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। हितवी ठीक है, ये डेरिवेशन तिद्दू सही है, ये डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है। पर ये जितने भी डेरिवेशंस आपने थर्ड सेशन में किए ना, स्पेशली एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी और ये टोटल एनर्जी, ये तीनों इतने ही तो किए। नहीं, एक और है बेटा, इसके अलावा टाइम पीरियड वाला भी है। तो और उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उन्होंने फाइंड आउट करके रख रखी है। एंगुलर मोमेंटम, निर्माण वालों को एंगुलर मोमेंटम भी पूछ डालते हैं। अगर आप निर्माण में हो तो प्लीज मेक श्योर ऑफ इट, वो एंगुलर मोमेंटम भी पूछ डालते हैं। बट ये तीन डेरिवेशन जो मैंने बोले, एस्केप स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टोटल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, जो हमने पहले 3 डेरिवेशंस किए थे ना, बहुत पहले 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 जब मैंने करवाए थे, तो वो वाले डेरिवेशंस थे इंपॉर्टेंट। बट इस साल वो सिलेबस में है नहीं, वो सिलेबस में है नहीं। हम सिर्फ इसलिए करवा रहे थे सो दैट हम कनेक्ट कर सके आपको इसके साथ, राइट। वरना ये 3 तो आते ही आते हैं, इनमें से एक तो पक्का ही आता है। अभी अभी गुजरात बोर्ड वाले स्कूल में किसी में एग्जाम हुआ था, दे हैड द डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, कल ही पे मेरे को पेपर मिला है किसी का। उनको सिलेबस था 6, 7, 8, उनमें 3 मार्कर शायद उन्होंने पूछ रखा था ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए, तो आपको आना चाहिए वो, राइट। अच्छा, कंपेयर दीज फॉर्मूलास, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, कुछ रिलेशन दिखता है क्या इस फॉर्मूला को देख के आपको? क्या रिलेशन मिलता है? नहीं, टोटल एनर्जी इज माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हेतवी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, या आप बोल नहीं रहे हो या आपकी आवाज नहीं आ रही? हेलो बोल के देखो। हेलो मैम, अब आ रही है? हाँ, यस यस यस, ठीक है। नेक्स्ट, इन दोनों को कंपेयर करके बताओ, क्या कोई रिलेशन है? टोटल Half- काइनेटिक by half है, एनर्जी, हाँ, is इज half U of by U. 2। टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। और ये कंक्लूजन सिर्फ सैटेलाइट्स में नहीं, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी यूज होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। और वो हम 12th में सीखते हैं। वैसे तो आप लोग इस साल सीख चुके हो, लेकिन आप लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में आया होगा। हाँ, पहले तो ये रिलेशन याद है तेरे को? वहां से याद है, याद है, याद है, बोल। नहीं, पर निकाल लिया ना बुद्धि वापर के मैम। ऑल राइट, सो ये रिलेशन अपने को 12th में भी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आएगा। तो प्लीज मेक श्योर ऑफ इट कि आप ये याद रखो। और कैसे किया हमने डिराइव, सेम तरीके से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी डिराइव करते हैं। डेफिनेटली मास की जगह वहां पे चार्जेस इंक्लूड होंगे, बट होगा यही केस, राइट। सो कीप दैट इन माइंड। ये भाई आपका पूरा डेरिवेशन हो गया है, पूरा का पूरा डेरिवेशन हो गया है। अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज की क्लास में कि मेरे को 8.3 और 8.4 के न्यूमेरिकल्स खत्म करवाने हैं। अब 8.3 और 8.4 के न्यूमेरिकल्स खत्म करवाने के लिए कंडीशन ये है कि न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, शायद 6 उसमें होंगे और इसमें भी 5-6 तो हैं, राइट। मैं चाहूंगी जो न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा है वो आप वहां से कर लो, बाकी न्यूमेरिकल्स मैं क्लास में करवा देती हूँ। कैलकुलेशंस आप अपने आप करो खुद से। मैम, Will you 8 be पॉइंट able कौन to do सा? that? क्या? 8 पॉइंट कौन सा? 8.3 एंड 4 ना? 3 and 4, yes। जो न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल में हो आप वहां से कर लो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ 2 मिनट से ज्यादा। जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में हो आप वहां से कर लो। बचे हुए न्यूमेरिकल्स मैं कॉन्सेप्ट वाइज पूरा करवाऊंगी, बट कैलकुलेशंस आपके भरोसे छोड़ दूंगी। कैलकुलेशंस बहुत लंबे हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं इस चैप्टर के, तो वो आप लोग घर पे बैठ के खुद से सॉल्व कर लेना जब आपको टाइम मिले, ठीक है। टाइम एज इन जब 8.4 में एग्जांपल्स है ही नहीं मैम। हाँ, तो वो मैम सिर्फ मैं करवा 2 दूंगी। ही न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आ रहे हैं, वो भी बड़े तो बड़े।
2 कर लोगे आप खुद से, वो आप प्रॉमिस कर दो 2 हम कर लेंगे मैम खुद से, ठीक है 2 कर लो, बाकी सारे मैं करवा दूंगी, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है चलो। हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन से, होमवर्क शीट 8.3 के लास्ट 17th क्वेश्चन से। रीजन सबसे बड़ा वही है, सबसे बड़ा न्यूमेरिकल, सबसे बड़ा वही न्यूमेरिकल है। पहले मैं हार्ट अटैक दे देती हूँ ताकि बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए हिम्मत आ जाए, उनके लिए इज्जत बढ़ जाए कि नहीं हमने वो 17th कर दिया तो ये तो सारे हो ही जाएंगे, ऐसा वाला केस है। बट न्यूमेरिकल के साथ साथ इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बहुत सारे यूज होने वाले हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट भी सीखोगे और क्वेश्चन भी सीखोगे। ये आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन का लेंथ देख के भी पता चलेगा कि नहीं क्वेश्चन है तो अच्छा खासा, राइट। और सिंस एग्जाम्पल है तो आप लोगों को पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल तो पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, टेक्स्ट बुक का वो भी, दे कैन आस्क एग्जाम्पल्स इन एग्जाम। सो मैं स्टार्ट करूंगी, वन ऑफ यू प्लीज रीड द क्वेश्चन। हेतवी आप अगर क्वेश्चन रीड कर सकते हो तो प्लीज कंप्लीटली रीड कर दीजिए उसको। Two uniform solid spheres of equal radii, capital R, but mass m and 4m have a center to center separation 6r as shown in the figure. The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m directly towards the center of the second sphere. Obtain an expression for the minimum speed v of projectile so that it reaches the surface of the second sphere. अगर ये क्वेश्चन करना है तो पहले तो आपको टग ऑफ वॉर वाला सिचुएशन मालूम होना चाहिए। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, मान लीजिए एक सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, अगर इस बंदे ने फोर्स ज्यादा लगा दिया तो सारी की सारी टीम इधर आ जाती है, लेकिन अगर इस बंदे ने फोर्स ज्यादा लगाया तो सारी की सारी टीम इधर चली जाएगी। ये सिचुएशन भी कुछ टग ऑफ वॉर के जैसा ही है। मैं अगर मान लो मैं यहाँ पे मान लो कि इधर खड़ी हूं, तो मुझे पता है कि मैं इसके पास हूं तो ये मुझ पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहूंगी, इस पर्टिकुलर स्फीयर की तरफ, जिसको मैं 1 बोल देती हूँ। दूसरा स्फीयर मैं धीरे 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 इधर जाऊं तो क्या होएगा, इसकी फोर्स मुझ पे बढ़ती जाएगी, इसकी फोर्स कम होती जाएगी, मैं इसकी तरफ खींच के चली जाऊंगी। इज दैट ओके? यहां तक समझ आया कि मैं जैसे जैसे इसके सेंटर से आगे जाऊंगी इसकी फोर्स कम होएगी, दूसरे वाले स्फीयर की फोर्स बढ़ जाएगी, जिसकी फोर्स ज्यादा मुझ पे लगेगी मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होके चली जाऊंगी, है कि नहीं, राइट? ये सिचुएशन क्लियर है? सो इस सिचुएशन में कोई तो एक ऐसा पॉइंट होएगा जहां पे दोनों बैलेंस होंगे। अब आप लोग अगर सब्जी लेने जाते हो और वो वाला बैलेंस यूज करते हो ऊपर नीचे वाला, तो एक साइड 1 किलो का वो रखते होंगे, फिर उसके साइड में डालते होंगे आलू लेट से, तो 1 किलो जितना जब आलू हो जाता है वो बैलेंस हो जाता है। वरना क्या होता है सिचुएशन ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन जब वो बैलेंस होते हैं बराबर होते हैं तो एकदम एक दूसरे की इक्वल साइड्स पे खड़े होते हैं। तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट होएगा जहां पे नेट फोर्स दोनों का कितना लग रहा होगा, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स कितना लग रहा होगा 0, कि जितना फोर्स ये वाला मास उस छोटे से मास पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये वाला मास उस छोटे से मास पे लगा रहा है। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे ये पॉसिबल हो। न्यूट्रल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स where the net force acting on any mass is equal to 0। सिद्धार्थ 2 मिनट रुको। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट के इस साइड जाऊं तो किसकी दादागिरी चलेगी, एम वाले की, एम वाले की। न्यूट्रल पॉइंट के राइट साइड में जाऊं तो किसकी दादागिरी 4M चलेगी, 4m वाले की। क्लियर हुआ? न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों बराबर हैं। बोलो सिद्धार्थ अभी। मैम बट वो न्यूट्रल पॉइंट सेंटर पे थोड़ी होगा। नहीं होएगा, मैंने कहा बोला।
मैंने बोला ऐसा सेंटर पे, नो, देयर इज वन पॉइंट इन द मिडिल ऑफ देम, नॉट एग्जैक्टली मिडिल, मतलब समवेयर ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। ठीक है, मैम क्यों इसको सेंटर पे नहीं Okay, होगा? ma'am. क्योंकि दोनों को मास डिफरेंट है इसलिए। हाँ, दोनों का मास सेम होता है तो सेंटर पे होता है, तो अग्रीड, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है इसके लिए। यस मैम यस मैम आप न्यूट्रल पॉइंट की फिर से डेफिनेशन बोल सकते हैं एक बार? it is the point at which the net force acting on any mass is equal to 0। ठीक है, यहां से लेट से ये x डिस्टेंस पे है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, तो गेस कर सकते हो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा? 6r minus x। 6r माइनस x, ये पूरा डिस्टेंस 6r है, ये अगर x है तो ये हो जाएगा 6r माइनस x। अब मैं बोलूंगी एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट n, F1 is equal to F2, where F1 is the force on mass m due to this capital M and F2 is force on mass m due to 4m। ठीक है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। What is the formula? What is the gravitational force का formula? F is equal to Gm1 m2 upon Gm1 r m2 by f। G m1 m2 by r स्क्वायर। तो न्यूट्रल पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ तो मैं बोलूंगी G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन व्हाट इज द R, यहाँ पे है x स्क्वायर, इधर मैं लिखूंगी G4m स्मॉल m अपॉन 6r माइनस x का होल स्क्वायर। ये G से भाई साहब G निकल लिए, M से भाई साहब M निकल लिए, M से M निकल लिए, बचा क्या? 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 6r माइनस x का होल स्क्वायर। रूट ले लो दोनों साइड, 1/x इज इक्वल टू 2 अपॉन 6r माइनस x, which implies 6r minus x is equal to 2x, 3x is equal to 6r, x would be equal to 2r। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारा? दिस डिस्टेंस वुड बी 2r और ये डिस्टेंस हो जाएगा 4r। ये लिखना नहीं है आपको यहाँ पे, इस तरह मैंने विजुलाइज करने के लिए छोड़ दिया। ये सिद्धार्थ मैम यहाँ पे आपने 6r minus x क्यों लिखा, फिर से बताओ ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, नहीं मैम, सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ, आपने लिखा था ना G4m small m upon 6r minus x whole फोर्स square। ऑन स्मॉल m ड्यू टू दिस 4m, तो G m1 m2 by r स्क्वायर नहीं होता है क्या? m1 है 4m, m2 है हाँ स्मॉल m, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? 6, ओके हाँ समझ गया, 6r minus x। ठीक है, बोलो कोई डाउट इसमें? अब आप सोच रहे हो मैम ये फाइंड करने का पर्पस क्या है, क्यों फाइंड किया हमने? हमें तो ये निकालना नहीं, हमें तो वेलोसिटी निकालनी है एक्चुअली। मैं बोल रही हूँ ये मास जो स्मॉल m है ये पहले यहाँ रखा हुआ था इसके सरफेस पे, मुझे इसको यहाँ से वेलोसिटी देनी है ताकि यहाँ पे पहुंच जाए, इस सरफेस पे पहुंच जाए। टेल मी समथिंग, मैं इसको यहाँ तक पहुंचा के मतलब थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी और दे दूं तो वो क्या अपने आप ही अट्रैक्ट करके नहीं ले जाएगा क्या मास? मैम ये वाला m कौन सा है? जो जिसको हम थ्रो कर रहे हैं क्वेश्चन में, स्मॉल मास m। मैम वो अट्रैक्ट करेगा तो फिर उसके सेंटर पे ले जाएगा ना उसको। हाँ ले जाएगा, हमें उसके सरफेस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है कि मैं क्या वेलोसिटी इसको दूं सो दैट वो यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुंच जाए। मेरे को क्यों पूरी की पूरी देनी है? नहीं, मेरे को मिनिमम वेलोसिटी पूछा है, मैं बोलूंगी इतनी वेलोसिटी प्रोवाइड करो सो दैट वो न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच जाए, और फिर उससे जरा सी, अगर मान लो ये आंसर आता है 2 मीटर पर सेकेंड तो मैं बोलूंगी 2.1 दो, 2.1 पे क्या आएगा, वो इससे थोड़ा आगे पहुंचेगा और ये वाला खुद अट्रैक्ट करके उसको ले जाएगा। इससे ज्यादा मुझे देने की जरूरत नहीं है। मैम उसमें एक बात पता नहीं चली, तो फिर हमें ये जो हमने अभी फाइंड किया, ये न्यूट्रल पॉइंट n2 से लेकर f1 f2 वाला, उसमें वो फाइंड करने की हमें क्यों जरूरत पड़ी?
क्योंकि मेरे को अगर न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचाना है, मुझे मालूम तो होना चाहिए कितना डिस्टेंस पहुंचाना है मुझे। ओके समझ ठीक है, मुझे मालूम नहीं था कितना डिस्टेंस चाहिए, तो इसीलिए मैंने पहले न्यूट्रल पॉइंट फाइंड किया कि कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? दिया एंड परेश्री, आप लोगों के वीडियो चालू नहीं है तो भाई आप लोग जवाब तो देना पड़ेगा, कैसे भी दो। हाँ मैम। समझ आ गया यहाँ तक परेश्री? हाँ मैम। गुड, दिया को भी क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम कि अब मुझे अगर उसको यहां तक पहुंचाना है तो मैं इसमें यूज करूंगी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, when it was at surface, at the surface of m, या at the surface of first sphere, ऐसा लिख देती हूँ मैं, at the surface of first sphere, इसको मुझे 3 एनर्जीज देनी है। पहली काइनेटिक, ताकि वो उठ के जाए। कब तक काइनेटिक एनर्जी रहेगी? जब तक वो न्यूट्रल पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता है। जैसे 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 वो आगे जाएगा काइनेटिक एनर्जी जीरो होती जाएगी, 0 0 0 0 0, तो अल्टीमेट मतलब डिक्रीज होती जाएगी, जीरो नहीं डिक्रीज हो जाएगी। न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच गई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। यहां से मैंने इसको वेलोसिटी दी, ये आगे 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 जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और न्यूट्रल पॉइंट पे आके 0 हो जाएगी। तो लेकिन सरफेस पे तो काइनेटिक एनर्जी है, यस। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी भी है, किसकी वजह से? इस मास की वजह से। मैम फिर से बोलो, फिर से बोलो। ठीक है, या ना मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो तो व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा। डिक्रीज होते होते, राइट? हाँ, डिक्रीज होता है। तो मुझे भी इतनी ही वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है तो सो दैट ये यहाँ तक पहुंच जाए। वो यहाँ तक पहुंचने का क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 धीरे, पहले मैंने सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया, वो धीरे 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 कम हो जाएगी और एट न्यूट्रल पॉइंट कितनी हो जाएगी? 0। यस। तो मैम हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे अगर वो 0 हो जाएगा तो? मुझे यहाँ की वेलोसिटी चाहिए ना, जिस मतलब वेलोसिटी हम से उसको जिस throw कर वेलोसिटी से रहे हैं। उसको थ्रो कर रहे हैं। अच्छा, यस। क्वेश्चन रीड करो, लास्ट स्टेटमेंट फिर से क्वेश्चन का। ये इतवी ने हमारे सबके लिए रीड किया था, आपको भी रीड करना था सबने क्वेश्चन। तो मैम मिनिमम स्पीड निकालनी है ना? तभी तो मैं बोल रही हूँ न्यूट्रल पॉइंट तक ही भेजना है ना, मिनिमम निकालनी है। मैक्सिमम हाँ, तो तो कितनी ठीक भी है। हो सकती है। अरे मैं चाहूँ तो मैक्सिमम ऐसी भी भेज सकती हूँ कि भाई ये इसको भी क्रॉस कर जाए, 4m पे रुके ना, उसको भी आगे क्रॉस करके निकल जाए, बट उतना भेजना नहीं है मुझे। मिनिमम ही बतानी है। मिनिमम कितनी है जब वो न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंच जाए उतनी। नो, राइट? क्लियर मैम है? ये बगा सिखाएंगे फिर मैम मेरे को भी ऊँघ आएगी। मैंने बोला ना, तो एक काम कर, इसका वीडियो ना हटा दे, तो मेरा वीडियो पिन करके रख, ठीक है? मैंने इसको यही बोला, इसीलिए तो डांट पड़ रही है इसको बार बार। अभी देख, इसको चक्कर कटवा के लाएंगे अपने। एक और आने दे इसको, ये पूरे घर में चक्कर एक लगा के आएगा। अब वो इतना पानी पी रहा है कि नहीं दोबारा आए ना। चलो नेक्स्ट। हाँ, मैं क्या बात कर रही थी कि यहाँ पे एट द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर टोटल एनर्जी TE1 लिख रही हूं मैं, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेकेंड स्फीयर। टेल मी समथिंग, पोटेंशियल एनर्जी कब 0 हो जाता है? कब? मैम जब वो सरफेस नीचे गिरने आता सरफेस है पे। एट द टॉप। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होता है? नीचे गिरने आता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होता है भाई। मैम बात आप कर रहे हो पूरा ऊपर बोलो। आप पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी मगज में रखते हैं। तो आप ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होता है? दो ऑब्जेक्ट्स के इन्फ्लुएंस। मैं तो कॉन्टेक्स्ट लेके सोच रही थी, मुझे लगा आप लोग इतने समझदार होंगे। मैम जब बॉडी इंफिनिटी पे हो तब। वेरी गुड, अरे वाह, दिमाग चलाने लग गए। बॉडी इंफिनिटी में बोलने का मतलब है दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस जो हो वो इंफिनिटी हो, तब पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। या ना समझ आया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, तो फेरिन की बात सही है। क्या इन दोनों में, इस मास और इस मास में इंफिनिटी जितना डिफरेंस है?
नहीं। नहीं, तो इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या इन दोनों मासेस में इन्फिनिटी जितना डिस्टेंस है? नहीं, तो दूसरी पोटेंशियल एनर्जी उसकी वजह से भी होगी, राइट? तो इसीलिए टोटल एनर्जी एट सरफेस 1 वुड बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट सरफेस प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सेकंड सरफेस। मैम हम दोनों को 1 ही क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि दोनों मैम का वैल्यू सेकंड वाली तो बहुत कम होगी ना फिर तो, एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। जितनी भी होगी होगी तो सही ना, मैम उसको होगी नेग्लेक्ट नहीं कितनी? कर सकते? नहीं कर सकते हैं, इतनी भी कम नहीं है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर दें। ओके। ठीक है, चलो वैल्यू लिखते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो मेरे को बताया था, माइनस जी M1 M2 बाय M1 आर। M2 बार। तो जी M1 की जगह कैपिटल M, M2 की जगह स्मॉल m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, माइनस जी M1 की जगह 4m, M2 की जगह स्मॉल m, डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस बता सकता है क्या कोई? हाँ 6R माइनस प्लस आर। R प्लस R होगा। नहीं नहीं 6 नहीं 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 नहीं, 6R नहीं 5R होगा। नहीं 4R। नहीं 5 5R। 5r होगा। ये पूरा 6r था, पूरा डिस्टेंस 6r था, इतना डिस्टेंस r है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5r। दिया? नो बेटा नो, समझ आया ये? 5r। ठीक है, गुड। चलो इसको थोड़ा थोड़ा सा सॉल्व करना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये दोनों मुझे सेम टर्म्स लग रहे हैं। तो मैं इनमें से क्या कर सकती हूँ, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम टेकन कॉमन डिवाइडेड बाय आर, अंदर बचेगा 1 प्लस 4/5, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज माइनस 9 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 5r, एंड बी इट इक्वेशन नंबर 1। चलो नेक्स्ट, एट न्यूट्रल पॉइंट, एट न्यूट्रल पॉइंट टोटल एनर्जी किस किस की वजह से होगा, बता सकते हो? क्या काइनेटिक एनर्जी होगा इधर न्यूट्रल पॉइंट पे आके? नो। नो, जीरो। हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से होगा? हाँ हाँ नो। होगा, हाँ होगा, वेरी गुड। क्या इसकी वजह से होगा? हाँ होगा। अरे दोनों में डिस्टेंस क्या इंफिनिटी है क्या? नहीं है। जब तक दोनों में डिस्टेंस इंफिनिटी ना हो, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। तो टोटल एनर्जी दोनों केस में होगा U1 प्लस U-2 कर देती हूँ इस बार मैं, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जब वो न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाएगा? व्हाट इज द डिस्टेंस? जल्दी 3R। जल्दी जल्दी। ए एक मिनट 2R 2R सॉरी 2R 2R 2 2R। आर। 2r माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, नहीं ओए, ओए, कुछ गलती कर दी मैंने, क्या गलती की है यहाँ पे? बताओ बताओ जल्दी बताओ। 4M 4m आना चाहिए था, तो इंटू 4 लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? 4R 4r। 4R 4 से 4 कैंसिल हो गया भाई, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर टेकन कॉमन, अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 3/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। तो TE2 पूरा लिख देती हूँ, TE2 इज इक्वल टू माइनस 3G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2R। मेक इट योर इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर 1 एंड 2। चलो फटाफट कंपेयर करो, लिख देना बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां तक खत्म करो, फिर मैं आगे कंपेयर करवाती हूँ। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
10 seconds more, फटाफट फटाफट कंप्लीट करो। ऑल राइट, सो हम लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी TE1 is equal to TE2, so half mv square minus 9/5 g capital M small m by r is equal to minus 3/2 g capital M small m by r। मैं देखूं तो इसमें m है, इसमें भी m है और इसमें भी m है, कैप स्मॉल m तीनों में से कैंसिल हो जाएगा। हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू 3gm by 2r प्लस 9gm by 5r, ये माइनस था, इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया मैंने, उठा के इधर रख दिया। इन दोनों का एलसीएम लूं तो अरे एक काम करते हैं, पहले gm by 2r कॉमन, gm by r कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा -3/2 प्लस 9/5, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। gm by r एलसीएम लूं तो 10 आएगा, ऊपर आएगा -15 और नीचे आएगा, इधर से आएगा +18 विच इज इक्वल टू हाफ v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm by r इंटू इधर आ जाएगा 3/10, कैंसिल, v इज इक्वल टू रूट में 3gm by 5r। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी यू शुड प्रोवाइड, minimum velocity root 3gm by 5r, and this is your answer. Finally, hush, is that clear? परिश्री कोई डाउट यहाँ पे? No, ma'am. ऑल राइट, ये पूरा पूरा लिख के छोड़ देना, यही क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक पूरा करवाया, इसके बाद मैं कोई क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगी। हाय क्या हुआ? हाय हाय, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16th क्वेश्चन फटाफट रीड करो, और अगर सॉल्व एग्जांपल्स में है तो प्लीज छोड़ देना, नहीं है सॉल्व में ठीक है। चलो 16th रीड करो, फिर फेरिन रीड करो 16th क्वेश्चन। Yes, ma'am. Let us assume that our galaxy consists of 2.5 into 10 to the power 11 stars, each of one solar mass. How long will a star at a diameter of 50,000 light years of the galactic center takes a complete one revolution? Take the diameter of the Milky Way galaxy to be 10 to the power 5 light year. मैंने कुछ सुना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी तुमने क्या बोला है वो बताने की। देयर आर सो मेनी स्टार्स इन द सिस्टम, नंबर उसने बोला होगा आपको, और हर स्टार का मास है 1 सोलर मास। 1 सोलर मास का वैल्यू जो होता है यार, वो मेरे को याद नहीं, 10⁻30 होता है ऑर्डर में, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है, मैं जस्ट अ सेकंड ना, मैं ढूंढ के बता देती हूँ। 1 सोलर मास इट इज 10⁻30, आगे कुछ मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है वो मेरे को याद नहीं। मैम कुछ 1.9 into 10 to the power 30 दिया, तो 2 ले लो उसको भाई, अगर 1.9 दे रखा है तो 2 ले लो, क्योंकि हम 2 ही लेते थे, मेरे को अभी याद आ गया। 2 into 10⁻30, तो मास ऑफ ऑल दी स्टार्स एक गैलेक्सी में कितने बताए थे? 2.5 into 10 to the power 11. मास ऑफ ऑल दी स्टार्स वुड बी इक्वल टू 2.5 into 10⁻11, इतने हैं। इसको एक सोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 into 10⁻30, ये केजी का आ जाएगा। 5 into 10⁻41 kg। फिर हमें कुछ डिस्टेंस दे रखा है कि यहाँ से क्या, लास्ट स्टेटमेंट फिर से रीड करोगे? हाउ लॉन्ग वाला, हाउ लॉन्ग वाले से क्या क्या दे रखा अपने को? yes ma'am, how long
will a star of diameter 50,000 light year from the galactic Distance. center? Distance. Distance of 50,000 light year from the galactic center takes a complete one revolution. ये मेरी गैलेक्सी हुई, ये मेरा स्टार इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस है 50,000 लाइट ईयर, जैसा आपने बताया गैलेक्टिक सेंटर होगा है। हाँ, वो गैलेक्टिक सेंटर ही ले रखा है, लेकिन पूरी गैलेक्सी मैंने कंसिडर कर ली। गैलेक्टिक सेंटर से 50,000 लाइट ईयर दूर एक स्टार है, तो वो स्टार को कवर करना है ये इतना डिस्टेंस, उसके लिए टाइम पूछा है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 2 पाई हाँ मैम। रूट में रूट में आर नहीं होता, प्लीज ऐसा नहीं कर यार। होता है मैम। RE+H क्यूब 2 पाई GME RE क्यूब लिखूंगी मैं। अरे यार क्या करवा रहे हो? RE+H 2 T इज इक्वल टू RE वही अर्थ के लिए होता है, हर जन के लिए RE नहीं आएगा। मैं RE मैम मैं तो बोली थी यार, क्यूब बोलने वाली थी आगे, अब सुनते नहीं। मैंने यही बोला रूट में सिर्फ R नहीं होता है, मैंने तेरे को यही बताया, रूट में सिर्फ R नहीं होता है बेटा। अपॉन नहीं यार, अपॉन G इंटू मास ऐसा लिखा जाता है, अपॉन G इंटू M ऐसा ही है। देख लो भाई जाके, अगर फॉर्मूला याद नहीं है, ऐसे ऐसे कम से कम शांति से बैठे नहीं रहो यार, ये तो फॉर्मूला जाके देख लो। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट, अभी लास्ट टाइम ही आपने डिराइव किया होगा ये टाइम पीरियड वाला T ये लड़की को देख, मैम याद तो मुझे नहीं रहता है। T इज इक्वल टू 2 पाई रूट R क्यूब बाय GM। इनके बीच का डिस्टेंस है 50,000 लाइट ईयर्स, R इज 50,000 लाइट ईयर, G हमें पता ही है 20/3, मास ऑफ ऑल दी स्टार्स इज, ये मैंने आपको बता दिया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेकर आना है। मैंने बताया था कैलकुलेशन बहुत गंदा होने वाला है। तो M इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, R भी मैं लिख देती हूँ, 50,000 लाइट ईयर्स का मतलब है 50,000 इंटू 1 लाइट ईयर का वैल्यू था 9.46 इंटू 10⁻15, 10⁻15 मीटर्स। सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा टाइम पीरियड का, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखना, जैसे मैं भूल गई प्लीज आप मत भूल जाना। 1 सोलर मास, वैसे तो ये वैल्यू देंगे आपको, जनरली देते हैं क्वेश्चन में, 1 सोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30, बट फिर भी बाय चांस याद रखना रहना चाहिए अपने को। मैम यस सेतवी मैम, इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया है मिल्की वे का, तो वो मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मतलब उसका कोई यूज हाँ वो कुछ काम नहीं आएगा उसका, कुछ काम नहीं आएगा उसका। मैम आंसर में यूनिट ईयर्स दिया है, तो ये टाइम जो आएगा वो आपको सेकेंड्स में आएगा, उसको ईयर्स में कन्वर्ट कर देना। वो कैसे होगा? सेकेंड से ईयर्स में नहीं लेके जा सकते, सेकेंड सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, मिनट को आवर्स में, आवर्स को डेज में, डेज को ईयर्स में कर सकते। मैम उसके लिए समय होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आए ना, ये लिखना, सब्स्टिट्यूट करना, आगे मत करना। ये अगर आपके पास 3 घंटे में टाइम बच जाए तो ही सॉल्व करना, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर मैं मार्क्स आंसर याद कर लेंगे मैम, आप चिंता मत करो। एग्जैक्टली अरे बाबा, गुजरात बोर्ड में हो सकता है सेम वैल्यूज के साथ आ जाए, सीबीएसई में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ना मार्क्स फिर उसमें कुछ मार्क्स अरे कटेंगे ऑब्वियसली, लेकिन तुम सोचो तुम एक मार्क लेने के लिए आधा घंटा का कैलकुलेशन करोगे, वो वर्थ इट है कि उसकी जगह 4 क्वेश्चन और कर लो, वो वर्थ इट है? वर्थ इट तो 4 वाला ही है। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे, सारे न्यूमेरिकल, तभी तो मैं क्लास में नहीं करवा रही। मैम वेटेज क्या होगा फिर 3 चैप्टर का? नंबर चैप्टर का वेटेज है 4-5 मार्क्स, लेकिन उसमें डेरिवेशंस भी आते हैं, डेरिवेशंस आर मोर इम्पोर्टेंट।
ओके तो न्यूमेरिकल्स मैम अगर सपोज करो 3-4 मार्क में से सपोज करो 3 मार्क का पूछ लिया अगर तो 2 मार्क तो हमें मिल ही फालतू जाएंगे की ना। बात करनी है सिद्धार्थ तेरे को कंप्लीटली 70 नंबर में सिर्फ 3 नंबर का पेपर नहीं होता है, 67 मार्क्स ले आना चलेगा मुझे। अब फिजिक्स में तू 67 लेकर आएगा, आई बी हैप्पी विद इट। 3 नंबर का आ गया तो क्या करोगे बोलो? फालतू की बातें करनी हुई क्लास में, टाइम वेस्ट करवा लो जितना करवाना है। चलो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन बताओ। केवल 15th क्वेश्चन रीड करो। A 400 kg satellite is in a circular orbit of radius 2 RE about the Earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 RE? What are the changes in the kinetic and potential energy? देखो, अगर मेरे को रेडियस चेंज करवाना हो तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, फिक्स है वो, ठीक है। मैं फाइंड कर लेती हूँ इस रेडियस में टोटल एनर्जी कितना था। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आज की ही क्लास में डिराइव करवाया है, -gm, अर्थ ही है ना, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, तो -gmem अपॉन स्मॉल आर, -gmem अपॉन स्मॉल आर। मैंने आर को डेरिवेशन में आर ई प्लस एच लिखा था, वरना इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड सेंटर ऑफ द सैटेलाइट। यहाँ पे मैं सीधा आर लिख देती हूँ। E2 would be equal to -gmem अपॉन r डैश। और अगर मेरे को पता चल गया कि इस ऑर्बिट में रहने के लिए इसको 200 जूल की जरूरत है, इस ऑर्बिट में रहने के लिए 400 जूल की जरूरत है, तो मुझे और कितना एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इससे इसमें ट्रांसफर करवाने के लिए। अगर पहले ऑर्बिट में 200 जूल एनर्जी चाहिए, दूसरे ऑर्बिट में 400 जूल एनर्जी चाहिए रहने के लिए, तो व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आई नीड टू प्रोवाइड? E2 माइनस E1 कितना होएगा इस केस में? 200 जूल्स। 200 यहाँ पे था, 400 यहाँ पे है, 200 जूल एनर्जी दोगे मैम, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में उछल के चली जाएगी, ठीक है। ये आप लोग केमिस्ट्री में भी करते हो। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाना है तो क्या करते हो आप लोग? उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो सो दैट वो दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाए। ये वही वाला केस है, ठीक है। तो अगर मुझे बताना हो एनर्जी रिक्वायर्ड, उसको जिसको मैं लिखूंगी डेल्टा ई वुड बी इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 करोगे आपको डेल्टा ई मिल जाएगा। अब वो पूछा जाएगा कि उस ऑर्बिट में उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो आप बता देना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ डेल्टा ई एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ डेल्टा ई। काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी डबल, आंसर आ जाएगा। दिया, परिश्री, कोई डाउट इसमें आप लोगों को? नो मैम। ठीक है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, याना रीड करो 14th क्वेश्चन। मैम 14 एग्जाम्पल वाला एग्जांपल में है। 14th है, 13th क्वेश्चन। A rocket is launched vertically from the surface of Earth with an initial velocity of 10 kilometers per second. How Okay. far from above the surface of Earth would it go? 10 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसको लॉन्च किया है हमने, राइट। कब तक ऊपर जाता रहेगा बताओ आप लोग? फ्यूल खत्म हो तब तक फ्यूल है तब। फ्यूल मान लो है उसके पास, फ्यूल कब अच्छा फ्यूल खत्म होता है तो क्या होता है? फ्यूल खत्म होने का मतलब क्या है? वो रुक जाएगा। तो क्या होगा? रुकने पे क्या होगा? अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर स्पेस में चला गया है तो फिर रोटेट करेगा, और अगर वापस नहीं है तो फिर डाउनफॉल होगा। अरे पर कितनी हाइट पे जाके वो रुकेगा, मैं तो ये पूछ रही हूँ। अब वो रुकने के चांसेस है जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। सिंपल। किसी चीज को ऊपर कब फेंका है और वो कहीं पे जाके रुक रही है, वो कब तक ऊपर जाती रहेगी जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 ना होए।
जैसे ही काइनेटिक एनर्जी 0 वो वापस बैकफॉल करती है। अगर सही वेलोसिटी है तो डेफिनेटली वो डिवॉल्व करेगी, रोटेट करेगी, नहीं है तो वो वापस नीचे आ जाएगा, राइट। लेकिन मुझसे तो यही पूछा ना कि कितनी हाइट पे जाने वाला है, तो व्हाई शुड आई केयर अबाउट द रेस्ट, आई डोंट हैव टू, राइट। सो मैं बोलूंगी सरफेस की जब हम बात कर रहे हैं, एट सरफेस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, मास ऑफ सैटेलाइट गिवन है क्या, मास ऑफ रॉकेट, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, चलेगा 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 चलेगा, इतना मत देखो, क्वेश्चन रीड करते टाइम भी पता नहीं चलता है लोगों को, साथ साथ में रीड किया करो, सिर्फ एक जन रीड कर रहा है तो ऐसा नहीं है आप लोग रीड नहीं करो। पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू g m1 m2 अपॉन re, क्योंकि सरफेस पे रेडियस ऑफ अर्थ जितना ही डिस्टेंस होता है, तो हाफ mv स्क्वायर माइनस g MEM अपॉन re इज द टोटल एनर्जी एट सरफेस एट हाइट h, जब तक वो ऊपर जा रहा होगा एट हाइट h। कैन यू टेल मी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, कितनी हो जाएगी, 0 माइनस g MEM अपॉन re प्लस h, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अब re प्लस h हो गई है, h हाइट ऊपर जा चुका है वो। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। हम बोलेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ mv स्क्वायर E1 इज इक्वल टू E2 लिख देते हैं पहले, हाफ mv स्क्वायर माइनस g MEM अपॉन re इज इक्वल टू माइनस g MEM अपॉन re प्लस h। ये m कैंसिल हो गया, इसलिए मास ऑफ रॉकेट की जरूरत नहीं थी अपने को। अच्छा, क्या मुझे वेलोसिटी मालूम है, रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी? 0 होगी ना? नहीं बाबा, 10 10 किलोमीटर पर kilometer per सेकेंड। second। 0 होगी तो ऊपर जाएगा कैसे, इनिशियल मतलब इनिशियल तो है ना। क्या मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है? यस। मास ऑफ अर्थ पता है? यस। रेडियस ऑफ अर्थ पता है? यस। ये GME RE पता है, H मुझे फाइंड करना है कि कितनी हाइट तक वो ऊपर जाएगा, सारी वैल्यूज पता है इसमें, अब सिर्फ H फाइंड करना है। 10 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 10 into 1000 मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट करोगे आपको हाइट h मिल जाएगी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, एग्जाम्पल एग्जाम्पल का क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है ही नहीं, है न्यूमेरिकल यश। ये सेशन के न्यूमेरिकल्स डन, नेक्स्ट सेशन 8.4। अरे वो भी सारे सेम डिट्टो है, इसी पे बेस्ड है जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उस पे पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी मिशंस कोई फॉर्मूला नहीं है। 6 के 6 न्यूमेरिकल्स जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किए ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल उस पे बेस्ड है। फटाफट फटाफट डिस्कस कर लेते हैं वो भी। 8.4 दिया, फर्स्ट न्यूमेरिकल रीड कीजिए आप। Yes, ma'am. A rocket is क्वेश्चन fired. नंबर है वो भी बता देना प्लीज। 9th question. 9th क्वेश्चन, ऑल राइट। A rocket is fired vertically with a speed of 5 km per second from the Earth's surface. How far from the Earth does the rocket go before returning to the Earth? Mass of the Earth is 6 into 10 raised इट्स to... ओके इट्स ओके इट्स ओके, इसके बाद तो सारी गिवन होगी ना, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हां क्या सेम क्वेश्चन नहीं मिला है? लास्ट क्वेश्चन करो और ये वाला क्वेश्चन करो, दोनों देख लो चाहे। सिर्फ उन्होंने 10 किलोमीटर पर सेकंड की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, 5 किलोमीटर पर सेकंड। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, डिट्टो, सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया है। कर दोगे खत्म? सेम। चलो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, परिश्री 10th क्वेश्चन रीड करो। हाँ मैम। Explain why tidal waves are formed on seas. वो नहीं परिश्री। 8.4 परिश्री 8.4 8.3 का मैंने रीड किया।
The escape speed of a projectile on the Earth's surface is 11.2 kilometers per second. A body is projected out with thrice this speed. What is the speed of the body far away from the Earth? Ignore the presence of the sun and other planets. ओके ऑलराइट ये भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि हर बार हम क्या बोलते हैं, एच हाइट पे जाके बॉडी रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। इस बार काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 3 टाइम्स वेलोसिटी से फेंका है। अगर मैं एस्केप से ही फेंकती तो फाइनली जाके वो रुक जाता, इट वोंट मूव। लेकिन ये एस्केप जितना नहीं है, 3 टाइम्स दी एस्केप है, तो इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होगा और मुझे फाइनल स्पीड ही बतानी है, राइट? फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी परिश्री, यही बताना है क्वेश्चन में। कोई तो बोलो हाँ मैम। यस। सो हम बोलेंगे एट दी सरफेस, फिर से एट दी सरफेस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी ई स्क्वायर, नहीं, हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। ये वी आई का वैल्यू मुझे मालूम है, 3 इंटू 11.2 है ये, तो कितना हो जाएगा 33.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना वेलोसिटी दे रखा है हमें वी आई। नेक्स्ट ये टोटल एनर्जी 1 हुआ। एट हाइट एच, एट हाइट एच टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बन जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। हाफ एम वी एफ स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। अपने एस्केप स्पीड का जब डेरिवेशन किया होगा ना, तब भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया होगा। या ना कोई डाउट चल रहा है क्या मन में? नहीं, पक्का? मैं विचार विमर्श कर रही थी ना। हाँ, वही विचार विमर्श किससे रिलेटेड है? यही क्वेश्चन से ही ध्यान पूरा यही फिजिक्स ना? में है। ठीक है, नहीं नहीं वैसा नहीं, मतलब अगर डाउट है तो पूछ ले, नहीं है नहीं तो नहीं, फिर हम मान पूछ लेंगे। रहे हैं। ठीक है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम बोलेंगे जितनी पहले थी उतनी ही बाद में होनी चाहिए। तो उसका कहने का मतलब ये है कि हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। एक दिक्कत है अभी यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, आई डोंट नो कितना की याद है कितना नहीं। जब हम किसी को एस्केप करवाते हैं, एस्केप करवाने का मतलब क्या होता है? अर्थ के बाहर। अर्थ के बाहर तो वो वैसे ही चला गया है, आर ई प्लस एच पे भी अर्थ के बाहर जा चुका है। नहीं, ऐसा मतलब नहीं होता। एस्केप करवाने का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। यस यस, वेरी गुड। अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चला गया है। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर जाने का मतलब पता है क्या होता है? उसका अर्थ की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। डेरिवेशन चेक कर लो एस्केप स्पीड का जाके, आपने यही किया होगा उस डेरिवेशन में भी, कि टोटल एनर्जी आफ्टर एस्केपिंग में सिर्फ हमने काइनेटिक एनर्जी लिखा होगा, पोटेंशियल को जीरो माना होगा, क्योंकि एस्केप करवाने का मतलब ये है कि वो अर्थ पे रिटर्न नहीं कर सकता है। तो एस्केप करवाया होता तो ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता। अब तो मैंने 3 टाइम्स एस्केप करवा दिया भाई, इसको 3 बार एस्केप, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू रहेगा? नहीं, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 बोलने की बजाय मैं बोलूंगी यहाँ पे सिर्फ आएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर, विच इज सेकेंड इक्वेशन। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ रही ना, उसका मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो घर पे, और समझ आ गया तो वेल एंड गुड।
बहुत अच्छा, तालियां बजाएंगे आप लोगों को। गुड, राइट। समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज रेफर सेशन 8.3 अगेन। अगर एस्केप करवाती हूँ, एस्केप करवाने का मतलब है इट इज गेटिंग आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ। गेटिंग आउट ऑफ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ वुड बी इक्वल टू 0। देयरफॉर फाइनल में सिर्फ हमें हाफ mvf² लिखना है। m से m कैंसिल। क्या मुझे vi का वैल्यू पता है? इनिशियल स्पीड मालूम है? यस आई नो दैट। क्या मुझे मास ऑफ अर्थ पता है? यस आई नो दैट। क्या मुझे मास ऑफ सैटेलाइट, ये तो मैंने कैंसिल ही कर दिया, ये नहीं आएगा, ये तो तीनों कैंसिल कर दिए। क्या मुझे रेडियस पता है? यस मुझे फाइंड करना है vf, फाइनल स्पीड। सिद्धार्थ इधर उधर देखोगे तो चीजें समझ नहीं आएगी, बेटर इधर ध्यान दो, इट वुड बी गुड। ठीक है, क्लियर है ये सबको? मैम पापा थे बुला रहे थे इसलिए। बोलो क्लास चल रहा है, ऐसा हो तो मैं तुम्हारे फादर से बात कर लेती हूँ। कोई डाउट इसमें किसी को? 10th क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। मैम आज इतना रहने दो ना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। सच में मैम ठीक है, इधर आज है। इतने लग रहे हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, बस नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाय मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरी भी है। हाँ ठीक है।